Hello students, welcome to the channel. I'm Aruk and as you know I deal with the daily current affairs और आज का current affair है of 13 July 2024. So before we start our session, there is a quote that says that time stops for no one even if you're unsure about the future. सिंपल अगर वाणी में बात करूं तो इसका यही मतलब है कि वक्त का एक असूल है कि वो आगे चलता है और वो किसी के लिए नहीं रुकता. नो मैटर आप कितना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, नो मैटर आप कितना अनश्योर है अबाउट द फ्यूचर, पर वो हमेशा आगे ही चलेगा और वो किसी के लिए नहीं रुके. कहर भी कह सकते हैं, वक्त का असूल भी कह सकते हैं दैट इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट विल गो इट विल मूव अहेड ओनली, राइट. सो with this we'll start our session. So the number one news is about the Eklavya residential model residential school. ठीक है, this is a school residential schools for the tribal students. So ये न्यूज़ में है. न्यूज़ में एक्चुअली क्या है that the central ने जो central the question in the newspaper has done by the editor that the जो central authorities हैं उनका जो recruitment process है इन schools में teachers को लगाने का वो काफ़ी they are not focusing on that the cultural language barrier पे. So क्या हुआ है कि द सेंट्रल जो सेंट्रलाइजेशन रिसेंट हुई है इस स्कूल्स के रिक्रूटमेंट की, दे हैव इंट्रोड्यूस कि हिंदी लैंग्वेज एक मैंडेटरी होनी चाहिए और उसके बाद काफ़ी पोस्टिंग्स के लिए उनके पास रिक्वेस्ट आई. अब ये पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट क्यों आई है? क्योंकि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से टीचर्स हैं उन्हें सर्दर्न स्टेट्स में लगा दिया गया है. ठीक है, सर्दर्न स्टेट्स एज यू नो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न एरिया, राइट. हिंदी इट्स नॉट सो कॉमन among those people. वो इतने आराम से हिंदी नहीं, इतने क्लियरली या ल्यूसिडली हिंदी नहीं बोल सकते, उन्हें दिक्कत आती है हिंदी में बात करने में. सो एक टीचर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से है उसे सर्दर्न स्टेट पे आप पोस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ना लैंग्वेज और कल्चर और फूड का कितना बैरियर आएगा. और जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन, राइट. मेरी कम्युनिकेशन क्लियर है, ल्यूसिड है, प्रिसाइज है, ओनली देन आई कैन रिलेट टू यू, आई कैन ईजिली पुट माई ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ यू. तो अगर भाई हमारे बीच में एक लैंग्वेज का बैरियर है, कल्चर का बैरियर है, तो कितने आराम से आई कैन अप्रोच टू यू, प्रॉब्लम आएगी. सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट द टीचर्स आर फेसिंग ओवर देयर. ठीक है, सो दो सेंट्रल ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने तो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये लिखा ही नहीं था, हमने तो कहा था कि हम पोस्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, ऑल ओवर द कंट्री कर सकते हैं. ठीक है, सेंट्रल ऑफिशियल्स पॉइंट आउट दैट द विलिंगनेस टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री वाज पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट. बिग वरी है यहाँ पर, जो मतलब जो यहाँ पे सोचने का मुद्दा ये है दैट कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स पे जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है बीइंग टॉट बाय टीचर्स जो अनफेमिलियर है उनके कल्चर से, उनकी भाषा से, वो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं. तो आप खुद सोचिए कि आई बिलोंग टू जम्मू और मुझे प्लेस कर दिया जाता है इन द केरला डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने के लिए, और वो भी ट्राइबल स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है. मैं कैसे कनेक्ट करूँगी उनसे? ठीक है, मतलब डेफिनेटली ना. और वो ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात है ना यहाँ पे, वरी तो हम उन बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं. वो कैसे पढ़ेंगे उस टीचर से जो अनफैमिलियर है उनके कल्चर से, उनकी भाषा से. ठीक है, अंटिल लास्ट ईयर, पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक क्या होता था, ये जो स्टाफ रिक्रूटमेंट होती थी ये स्टेट अथॉरिटीज करती थी. पर 2023 में जब बजट प्रपोज किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने कहा क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी ना रिक्रूटमेंट की, ये दे दी जाएगी टू द नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो 38,000 पोजिशंस, मतलब 38,000 टीचर्स को पोस्टिंग करेगा इन 400 एकलव्य स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. सो ऑफिशियल्स अपने ये क्लेम करते हैं कि हमने सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट इसलिए की ताकि शॉर्टेज एक तो टीचर्स की हम खत्म कर सके थ्रू दिस सिस्टम, दूसरा ये जो रूल्स हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे थे इसको हमने यूनिफॉर्म करने के लिए ट्राई किया गया है. ठीक है, सो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट का वो बता रहे हैं कि एडवांटेज ये है कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो हम बैलेंस करना चाहते हैं, और ये जो वेरिएशंस थी ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ दीज टीचर्स, इसे हमने यूनिफॉर्म कर दिया गया है. सो रिक्रूटमेंट होती कैसे? देयर इज एन एग्जामिनेशन जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट है. ठीक है, दैट इज द सिलेक्शन स्टाफ एग्जामिनेशन जो एंट्रस्ट किया जाता है बाय द एनडीए. एनडीए ऑलरेडी काफी दिक्कत में फंसा हुआ है, पर चलिए एनटीए इसे कंडक्ट करता है. So this is the Eklavya Model Residential School to provide the quality education to the tribal areas or to the tribal students. Very, very important news.
नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। सो ये स्टेटमैन न्यूज़पेपर से एक हमने एब्स्ट्रैक्ट लिया है। अगर आप ये विजिबल है आपके, तो दैट इज़ फ्रॉम कैलकाटा, फ्राइडे जून 17 1975 का ये एडिशन है। 1975 जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी. So there is written, President proclaims emergency, internal security is in danger, the Prime Minister has said. So the President, कौन थे उस टाइम पर? This is very clear from there. Mr. Fakhruddin Ali Ahmed डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी इस मॉर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. ये फ्राइडे जून 17 1975 हाँ वहां से लिया गया है. सो श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके टाइम पर ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी. अब ये इमरजेंसी क्यों है न्यूज़ पे, हमें 1975 को हम क्यों लेकर आए हैं 2024 में? तो एक न्यूज़ है फ्रॉम हमारी यूनियन गवर्नमेंट से, जहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिक्लेयर किया है कि हम हर साल जून 25 जून को मनाएंगे संविधान हत्या दिवस. ठीक है, इसका इंग्लिश कॉनोटेशन तो उन्होंने दिया नहीं. संविधान हत्या दिवस का यही मतलब है कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन गॉट मर्डर्ड. सो दैट डे हैज बीन जून 25 हैज बीन डिसाइडेड एज दैट डे. ठीक है, सो इस डे को क्यों मनाया, मतलब एज वाई दे आर सेलिब्रेटिंग, एज नॉट सेलिब्रेटिंग, ऑब्जर्विंग इट एज संविधान हत्या दिवस, बिकॉज ऑफ द मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज जिन्होंने इस पेन को एंड्यूर किया है ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी को. ठीक है, अब कुछ हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. सो कौन सी आर्टिकल है जो इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता है दोस्तों? दैट इज आर्टिकल 350 टू आर्टिकल 360. और किस पार्ट में लिखा गया है ये? दैट हैज बीन रिटन इन पार्ट 8. दिस इज द राइट वे वेयर वी हैव टू राइट द पार्ट, ये प्लीज करेक्ट कर लेना, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो पर्पस क्या है, क्यों इनकॉर्पोरेट की जाती है इमरजेंसी? टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. तीन काइंड की इमरजेंसीज हैं दोस्तों. नेशनल इमरजेंसी, जिनके आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल उनके साथ डील करते हैं? 352, 354, 358, 359. प्रेसिडेंट्स रूल 355 to 357. ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 इसके साथ डील करता है. लेट्स गो. सो एज आई टोल्ड यू, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि जून 25 हमारा संविधान हत्या दिवस होगा. चलिए, ये कुछ पिक्चर है नेशनल इमरजेंसी के टाइम की. अब क्या ग्राउंड होते हैं, कौन कौन से ग्राउंड लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? सो ग्राउंड है प्रोक्लेमेशन फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी है. यहाँ तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, वॉर की कंडीशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, किसी कंट्री के साथ हम युद्ध पे चले गए हैं. इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन है. ठीक है, इंटरनल जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, जो थ्रेटन करता है इंडिया की सिक्योरिटी को. सो प्रेसिडेंट ऑथराइज होता है कि वो अंडर आर्टिकल 352 डिक्लेयर कर सकता है, प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी. यू हैव टू रिमेंबर दीज आर्टिकल्स बाय हार्ट, और कोई अदर वे है नहीं. अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस किया गया था बाय रिबेलियन रिप्लेस्ड. इसने किसको रिप्लेस किया? इंटरनल डिस्टर्बेंस को. किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था एक्ट 1978 वाला. द टर्म आर्म्ड रिबेलियन रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस. सो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. वो पहले ही एजम्पशन पे भी डिक्लेयर कर सकता है, इवन बिफोर. इसकी जरूरी नहीं है कि नेचुरल अकरेंस होनी चाहिए कि वो वॉर हो गई है और उसके बाद वो डिक्लेयर कर रहा है. वो कुछ टाइम पहले भी प्रोक्लेम कर सकता है, बिफोर द अकरेंस ऑफ द एक्चुअल कंडीशन से पहले ही डिक्लेयर कर सकता है. दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब इसमें क्या है? पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए. ठीक है, कंडीशंस हैं कि पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए विद इन 1 month ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ दिस इमरजेंसी, और इसके इशू को रेटिफाई करना है बाय बोथ द हाउसेज ऑफ अ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. इन केस अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में लोकसभा अपनी उसमें डिसॉल्व हो चुका है या सेशन में नहीं है, तो जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है, वो अप्रूवल देगा विद इन 30 days. The proclamation must be approved within 30 days. These conditions, these provisions we have to learn. ठीक है, अब कितनी देर तक इमरजेंसी रहती है? ड्यूरेशन इस इमरजेंसी का वैसे तो 6 months है, बट इंडेफिनिट पीरियड तक इसे
प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, ठीक है, बट ईच एक्सटेंशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एवरी 6 months। 6 महीने के बाद अगर इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट की आपको अप्रूवल चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है जी। इस पर इफेक्ट क्या आता है फंडामेंटल राइट्स का? जो नेशनल इमरजेंसी से इम्पैक्ट आता है फंडामेंटल राइट को, ये आर्टिकल्स में डिस्क्राइब किया गया है। वो आर्टिकल है 358 हमारे और 359। 358 और 359 बताएंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स। सो सस्पेंशन होती है फंडामेंटल राइट्स की अंडर आर्टिकल 19। 6 फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड अंडर आर्टिकल 358। देयर सस्पेंशन, इसे सेपरेट कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं चाहिए। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो योर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 90। सस्पेंशन ऑफ अंडर अदर फंडामेंटल राइट्स क्या है? आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट ये ऑथराइज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम कि सस्पेंड कर दो इस राइट को भी, और पिटीशन टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट। अगर आप किसी कोर्ट में पिटीशन डालेंगे फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, वो भी सस्पेंड हो जाती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। इन अदर वर्ड्स, देयर एनफोर्समेंट इज डिलेड रादर देन द फंडामेंटल राइट्स themselves। Another very important news, sustainable developmental goals, CDGs, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में इसे इनकॉर्पोरेट किया था कि 2030 तक हम इन गोल्स पे कंट्रीज को चलाएंगे। ये गोल्स हैं हमारी कंट्रीज के मेंबर्स के। सो नीति आयोग ने अपनी 4th इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट की है, जहां पे उन्होंने बोला है कि इंडिया इज क्वाइट प्रोग्रेसिंग वेरी नाइसली इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, और इंडिया को स्कोर दिया गया है 71 आउट ऑफ 100, जबकि 2018 में इंडिया का स्कोर था 57। सो व्हाट इज एक्चुअली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज अ पीपल्स वेलफेयर, उनकी वेलबींग और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इंडिया यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारी हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हुई है क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक हेल्थ सेक्टर का इंप्रूव किया है, इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन इंप्रूव बाय बैलेंसिंग टीचर स्टूडेंट के रेशियो को, और उससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स इंप्रूव हुआ है, रैंक इंप्रूव हुआ है। जबकि ये इनकम और जेंडर इनइक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, पर इसमें ड्रॉप देखा गया है इस स्कोर में, ठीक है। सो देयर आर 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल विच वी हैव टू रिमेंबर वेरी बाय हार्ट, ठीक है। 17 1 इज द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल क्या है, इसको याद कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट होता है पॉवर्टी से। पॉवर्टी होगी नहीं होगी तो आप अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, पैसे होंगे तो खाना खा सकते हो ना। तो पॉवर्टी नहीं होगी तो जीरो हंगर होगी, क्लियर है। जीरो हंगर होगी तो आपकी वेलबींग, अच्छा खाओगे तो अच्छा सेहत होगी ना, तो रिलेटेड है ना। पैसों की कमी नहीं है तो अच्छा खाना इक्वल टू अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा फील करोगे, अच्छी वेलबींग, अच्छी हेल्थ होगी। अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। क्वालिटी एजुकेशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली ये फजूल के मुद्दों के बारे में नहीं सोचोगे, जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव की तरफ चलना चाहोगे, कंस्ट्रक्टिव तरीकों में जाओगे, ठीक है। क्लीन वाटर, सैनिटेशन भी हमारी एक सस्टेनेबल गोल है, रिक्वायरमेंट है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है। डिसेंट वर्क मिलना, इकोनॉमी ग्रो करना, इनइक्वालिटीज का रिडक्शन होना, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होना, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबली चलाना, क्लाइमेट एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट आवर एनवायरमेंट। अच्छा, 14 डील करता है लाइफ बिलो वाटर, मरीन लाइफ पर फोकस करना। 15 डील करता है लाइफ अबव वाटर, लैंड वाली लाइफ पर, ऑन लैंड पर वो करना। पीस 16 है, लास्ट वन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने की कोशिश करना, पैलेस्टीन इजराइल में इंटरवीन करना। सो दीज आर द 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? what they do is that they are actually mainstream यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किए थे, और ये इनका प्रोग्राम था कि 2030 तक ये हमारा एजेंडा रहेगा, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्म
एक्टिविटीज एजेंडा एम टू स्पर एक्शन दैट विल एंड पॉवर्टी और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ हमारी जनरेशन को ले जाएगी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। 17 गोल्स हैं एंड 16 टारगेटेड स्पेसिफिक गोल्स हैं, 16 जो अचीव करने हैं हमें 2030 तक। और अगर आप देखेंगे 2015 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो इन गोल्स पे ही बेस्ड है। रीचिंग द गोल्स, इस पे एक्शन चाहिए ऑन ऑल फ्रंट, बाय द सिविल सोसाइटी, बाय द पॉलिटिकल स्ट्रीम, बाय द गवर्नमेंट, बाय द बिजनेसेस एंड इवन एवरी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द एस्पेक्ट द पीपल हैव अ रोल टू प्ले। सो ये पर लीगली बाइंडेड गोल्स नहीं है, ठीक है, ये लीगली बाइंडेड गोल्स नहीं है। चलिए जी, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस कि राहुल गांधी जो इमर्ज हुए हैं एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग कैन राहुल बी द लीडर ऑफ एंटायर ऑपोजिशन। अ लॉट रेस्ट ऑन दैट बिकॉज एक ऑपोजिशन, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होना, ऑपोजिशन हमने 10 सालों में देखा कि एक गुड ऑपोजिशन का क्या एक्चुअली महत्व होता है। जब बहुमत में कोई भी सरकार होती है तो वो एक कंट्री को किस पाथ पे ले जाती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ वेरी गुड ऑपोजिशन टू चैलेंज द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो बीजेपी की अभी जो 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ने, कांग्रेस के बीजेपी लेड एनडीए, कांग्रेस के लेड इंडिया वाज देयर, ठीक है। सो बीजेपी का शेयर और कांग्रेस का गेन्स हमने देखने को यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा है। बीजेपी ने अपना लूज किया है वोटिंग शेयर 1.2% से और कांग्रेस गेनिंग सिचुएशन में रहा है इस सिनारियो में बाय 1.49%। बीजेपी रिटेन करता है, जबकि बीजेपी ही है सरकार बनाता है, सिग्निफिकेंट पावर विद 240 सीट्स एंड एनडीए मेजॉरिटी के साथ। पर कांग्रेस में इंप्रूवमेंट हुई है बिकॉज कांग्रेस का जो पुराना, अगर हम सिनारियो निकाले तो पूरा लास्ट में तो उनको 52 मिले थे 17 लोकसभा में। सो दे हैव इंक्रीज टू 99 उनकी शेयर्स हैं, नियरली डबल देयर सीट्स टू 99। दिस कंट्रास्ट विद द कांग्रेस लेड यूपीए डिक्लाइन आफ्टर 10 years इन पावर, ठीक है। सो कांग्रेस का जो 1.49% गेन है दैट हैज पुट द कांग्रेस इन अ पोजीशन जहां पे उसकी सीट डबल हो गई है 52 टू 99 पर। राहुल गांधी न्यू रोल पर आ गए हैं और कांग्रेस के रिवाइवल करने की कोशिश पर हैं, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो सच में एज्यूम कर पाएंगे बेटर तरीके से एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सो राहुल गांधी हैज एज्यूम्ड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडिंग द कांग्रेस इंडिया का ब्लॉक एज अ एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दैट शुड बी एलओपी। ही इज विलिंग टू इंटरैक्ट। क्या होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक्चुअली क्या रोल रहता है कि वो इंटरैक्शन करता है विद द गवर्नमेंट फिगर्स के साथ, प्लान करता है पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजीज में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एंगेज करता है पार्टी कलीग्स के साथ और ऑपोजिशन लीडर का काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन होती है ना, उसके पास पर्क्स होते हैं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स के जितने, एंड मीटिंग्स विद इवन कि वो दे कैन इजिली मीट विद द स्टेट हेड्स। सो दैट दिस पोजीशन इज क्वाइट pivotal, right? So this is the picture of the Rahul Gandhi. Rahul Gandhi settling who against Modi. Rahul Gandhi is increasingly seen as a primary, जो उनकी डेवलपमेंट हुई है इन अ पॉलिटिकल सिनारियो में, वो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट रही है फ्रॉम हिज भारत जोड़ो यात्रा से, एंड ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्राइमरी ऑपोजिशन टू नरेंद्र मोदी। ही हैज़ बिल्ड गुड रिलेशनशिप अपने रीजनल लीडर्स के साथ, एक्सेप्ट कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ वो नहीं बना पाए, जैसे ममता बनर्जी एंड अर्जुन केजरीवाल। राहुल गांधी अब भी फेस हैं एक असर्टिव एंड इंटीग्रल ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ड्यूरिंग उनकी रीसेंट सेशन में, जहाँ पे वो बेफियरलेसनेस से अभिमुद्रा शो करते हुए, ठीक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से अभिमुद्रा शो करते हुए सिंबलाइज करते हैं फेयरलेसनेस और चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट को। सो ही हैज इमर्ज्ड एज अ असर्टिव ऑपोजिशन राइट नाउ टू नरेंद्र मोदी। पोस्ट इलेक्शन में गांधी जी को हमने विजिबली देखा है मीडिया में, ठीक है, स्टेट्स को विजिट करते हुए टू मीट विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, एंगेजिंग विद वर्कर्स, काफ़ी एंगेजमेंट हमने इनकी देखी है इस बार इलेक्शंस के बाद। पॉलिटिकल सिनेरियो में ये रेस्ट पे नहीं है, ये काफ़ी एक्टिवली एंगेज्ड है एज अ यंग, ठीक है, इन द पॉलिटिकल सिनेरियो। दिस मार्क्स अ शिफ्ट
उनकी पहले जो एक रिजर्व पब्लिक प्रेजेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई, काफ़ी हद तक एक्टिव हुई है। गांधी नाउ व्हाट ही हैज़ टू अवॉइड, उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं मनानी है बिकॉज जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे वो उनके हित में जाए या ना जाए, नोबडी कैन टेल दैट। सो द चैलेंजेस इज दैट कि जो उनका ओवर इंटरप्रिटिंग 2024 का मैंडेट है जो इन्फ्लुएंस हुआ है लोकल फैक्टर से रादर देन द ब्रॉड मोदी वेव। बिगर चैलेंज है कि उन्हें कांग्रेस को एक नेशनल ऑल्टर कांग्रेस पार्टी को एक ऑल्टरनेटिव की तरह खड़ा करना है अगेंस्ट एनडीए, ताकि लोगों के पास ये ओपन चॉइस हो कि एनडीए के साथ जाएं या कांग्रेस लेड इंडिया के साथ जाए, इन क्लोजली वर्किंग विद इंडियन एलाइज एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर स्टेट इन नेशनल इलेक्शंस। नाउ दिस वॉज समथिंग जो कल परसों से काफ़ी न्यूज़ में चलता आ रहा था। हमने कुछ टाइम पहले देखा एक कैप्टन अंशुमन जी की मार्टियर कैप्टन अंशुमन जी की वाइफ कीर्ति चक्र को रिसीव करते हुए फ्रॉम द प्रेसिडेंट मुर्मुरू, एंड देन वी सॉ हर स्पीच जहाँ पे वो शी टॉक्ड अबाउट हर लव लाइफ एंड 5 months ही हुए थे उनकी शादी को एंड हाउ ही डाइड, और उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था। उसके बाद एक वीडियो आती है, एक इंटरव्यू आता है अंशुमन जी के पेरेंट्स का, ठीक है, जहाँ पे वो बोलते हैं इन दैट वीडियो ही इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग द आर्मी की जो प्रोटोकॉल है नेक्स्ट टू किन वाले, उसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड दैट कि कैप्टन अंशुमन जी पेरेंट्स दे हैव क्वेश्चन द रूल नेक्स्ट ऑफ किन एनओके को, ठीक है, जो आर्मी के रूल्स में से एक है। ये कैप्टन अंशुमन सिंह है, ये मार्टियर है। Their parents claim कि उनकी जो daughter in law है कीर्ति, she has taken everything along with her, along even the कीर्ति चक्र and all the things with her, and she has left the house. So this is the father. So what they are asking, ये मांग क्या रही है, ये they are saying कि इस रूल को रिवाइज करना चाहिए क्योंकि वो एक एजेड पेरेंट्स है, उनका बेटा था अंशुमन, एंड आफ्टर हिज डेथ दे आर लेफ्ट विद नथिंग, सिर्फ उनका एक गार्लैंड, उसकी पिक्चर के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उनकी जो बहू है वो सब कुछ लेकर जा चुकी है। Aged parents of Captain Anshuman Singh, Uttar Pradesh, Deoria district resident, who died actually in a fire accident at Siachen in July last year में ये मृत घोषित हुए थे। What they are asking is that the existing rule prioritize कर रहा है spouse को over the parents after marriage. So this rule has to be amended according to that is the मांग of them. So जुलाई 5 में अंशुमन को कीर्ति चक्र मिला, वो हमने वीडियो देखी थी जहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मुरू उनकी वाइफ कीर्ति को और उनकी मदर जी को उनकी वाइफ को और उनकी मदर को कीर्ति चक्र दे रहे थे। What is कीर्ति चक्र? What exactly it is? It is India's second highest peacetime gallantry honor, posthumously मरने के बाद दिया गया है। अंशुमन मदर मंजू एंड वाइफ स्मृति, सॉरी नॉट कीर्ति, स्मृति, that is the wife's name, has received the award at the hands of President Murmuru. So the parents are saying, ये उनके wording है कि उनके पास एक उनकी गार्लैंडेड अंशुमन की पिक्चर के अलावा कुछ भी नहीं है, इवन कि उसकी बिलोंगिंग्स भी नहीं है, उसके सर्विस रिलेटेड पेपर्स भी नहीं है, जबकि सिर्फ 5 महीने हुए हैं उससे शादीशुदा। इट फील्स एज कि वो कहीं पर भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में। उनकी डॉटर इन लॉ ने सब कुछ ले लिया है इंक्लूडिंग द कीर्ति चक्र, उन्हें अलाउ भी नहीं था कि वो कीर्ति चक्र को हाथ लगाए, विच वर को रिसिपेंट्स। अंशुमन एंड स्मृति की शादी हुई थी लखनऊ में, जहाँ पे फैमिली शिफ्ट कर गई थी, ठीक है, 2022 में। अंशुमन शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बाद उन्होंने शादी की है। आफ्टर द वेडिंग शी स्टेड विद उनकी डॉटर के साथ नोएडा में रही है। ये उनके पेरेंट्स की दैट इज द इंटरव्यू एब्स्ट्रैक्ट है। जुलाई 19, 2023 में जब उन्हें पता चला अंशुमन की डेथ के बारे में, तो वो उन्होंने लखनऊ में उन्हें कॉल किया और उसके बाद वो गोरखपुर चले गए अंशुमन के लास्ट राइट्स के लिए। 13th डे जो रिचुअल्स के बाद स्मृति उसने इंसिस्ट किया कि वो गुरदासपुर वापस चली जाएगी, तो वो लखनऊ वो नोएडा गई जहाँ पे वो रह रहे थे अंशुमन, और वो शादी के बाद उसने नोएडा गई अपनी मदर के साथ, उसने सारा सामान लिया वहाँ से, बिलोंगिंग, फोटो एल्बम, क्लोथ्स, और उसके बाद वो अपने घर गुरदासपुर चली गई है। एज अ ट्रिब्यूट टू मार्टियर अंशुमन, देखिए ना फिनेंशियल जो दिए गए असिस्टेंस दी गई है, सीनियर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया था असिस्टेंस ऑफ 50 lakhs।
उन्होंने ऑल्सो अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जॉब टू द मेंबर ऑफ मार्टियर फैमिली एंड अ रोड उसी ड्यूरी डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर अंशुमन बनाया जाएगा। मंजू सिंह जी कहती हैं इन आर केस सब कुछ डॉटर इन लॉ को मिल गया है, जिसकी सिर्फ 5 महीने की शादी थी। विद वी एज अ एजेड पेरेंट्स आर लेफ्ट विद नथिंग फ्रॉम आवर सन्स असिस्टेंस। द नेक्स्ट ऑफ किन रूल है क्या? यह आर्मी का रूल है जो डेजिग्नेट करता है कि किसी भी जो शहीद है उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इन द आर्मी अगर किसी के साथ कुछ होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो एक्सग्रेशिया अमाउंट दिया जाएगा, कंपनसेशन अमाउंट जो दिया जाएगा, वो नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाएगा। जैसे एक बैंक नॉमिनी में होता है ना, जैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट होगा तो मुझे उसमें नॉमिनी भरना होगा। नॉमिनी में जिसको भी भरूंगी आफ्टर इफ आई डाई, उसके बाद वो जो भी पैसा होगा वो नॉमिनी के पास चला जाएगा। सिमिलरली आर्मी का भी रूल क्लियर है कि जो भी एक्सग्रेशिया अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ऑफ किन के पास जाता है, दैट इज NOK। ठीक है, जब एक कैडेट या ऑफिसर आर्मी ज्वाइन करता है तो पेरेंट का नाम होता है एज अ नेक्स्ट ऑफ किन, पेरेंट्स या गार्डियंस का नाम होता है। पर जब उसकी शादी हो जाती है, आर्मी का रूल है, जब उसकी शादी हो जाती है तो पेरेंट्स की जगह उसका स्पाउस उस रूल में आ जाता है। स्पाउस एज रिकॉर्डेड एज द नेक्स्ट ऑफ किन इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स। तो अंशुमन जी के, मृद अंशुमन जी के पेरेंट्स यही डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी फिनेंशियल असिस्टेंस थी बाय ऑल द गवर्नमेंट, इवन द पेंशन ऑफ अंशुमन एंड कीर्ति चक्र का जो अमाउंट था, वो अवॉर्डेड मनी थी, वो सब उनकी डॉटर इन लॉ लेकर चली जा चुकी हैं एंड दे आर लेफ्ट विद नथिंग। एज अ पेरेंट ऑफ दैट ब्रेव सोल्जर दे आर लेफ्ट विद नथिंग। ठीक है, एंड दे आर क्वाइट एजेड ऑल्सो। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्चुअली इस रूल के साथ थोड़ा ट्वीक करने के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव समथिंग आउट ऑफ his services. So that is all for today. So we have completed all the important topics of 13th July. I hope you are enjoying this series. I hope it is quite helpful to you. So take care. Bye bye. Thank you.